हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 5। मिश्रा जी ने तेज में आकर अपने जीजाजी आदर्श बाबू पर हाथ उठा दिया, लेकिन उनका हाथ उस पल हवा में रह गया जब उन्होंने सामने खड़े गुड्डू को देखा। मिश्रा जी ने हाथ नीचे किए तो फूफा जी ने कहा, क्या हुआ, रुक काहे गए? अरे उठाइए हाथ। जे सब भी तो देखे घर के इकलौते दामाद का मान सम्मान कैसे होता है घर में। अरे उठाइए ना। मिश्रा जी फूफा जी के पास आए और उन्हें समझाते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है, ये घर में सब आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आज ही अम्मा गुजरी है, कम से कम आज के दिन तो ये सब मत कीजिए। इट्ठो बार अम्मा के 13 दिन पूरे हो जाए, ओके बाद हम बैठकर बात करते हैं ना, तब तक शांत रहिए बस। तो फिर हम आपकी अम्मा के 13वीं पर आते हैं। फूफा जी ने कहा, परसों अम्मा की तीये की बैठक है, तब तक रुक जाइए। मिश्रा जी ने हाथ जोड़कर कहा, लेकिन घमंड से भरे फूफा को न मिश्रा जी की मजबूरी दिखी न ही उनकी बेबसी। उन्होंने घमंड से भरकर कहा, आपकी अम्मा की बैठक है, आप रुकिए मिश्रा जी, चलते हैं, 13वीं पे आएंगे। गुड्डू ने जब देखा फूफा जी उसके सामने उसके पिताजी की बेइज्जती कर रहे हैं तो वह गुस्से से आगे बढ़ा, लेकिन मिश्राइन ने हाथ आगे करके रोक दिया और कहा, जाए दो गुडवा, आसमान में सर उठाकर थूकने वाले ये भूल जाते हैं कि वो वापस उन्हीं के मुंह पे गिरना है। हताश होकर मिश्रा जी ने सर झुका लिया तो फूफा जी वहां से चले गए। भुआ भी वहीं खड़ी सब देख रही थी, लेकिन फूफा जी के लिए उनके मुंह से एक शब्द न फूटा। अगर ये घर के दामाद नहीं ना होते ना तो पटक के यहीं पेल देते फूफा को, और भुआ तुमो बिना रोकी चाचा को। गुड्डू ने भुआ की तरफ आते हुए कहा, अरे जाए दो ससुरे को, हम खुद तंग आ चुके हैं बूढ़ा से, और क्या करते ऐसे बकचोद इंसान को रोक कर। उन्होंने हमारी गुजरी हुई अम्मा की इज्जत तक ना करी। अरे अभी तक तो हमारी अम्मा की चिता तक ठंडी ना हुई है। जाए दो का, और 13वीं पर आए तो आए, वरना हिया से जाकर ओ की 13वीं हम बना दी है। बुआ जी ने गुस्से से भरकर कहा। गुड्डू ने उन्हें छोड़ा और मिश्रा जी के सामने आकर कहा, पिताजी क्या बात हो गई? आप कब्बो ऐसा नहीं करे हो। हम वो जानते हैं आपका गुस्सा तेज है, पर ऐसे हाथ नहीं उठाते सिवाय हमारे और गोलू के। फिर आज ऐसा कहा होगा कि आप फूफा पर हाथ उठा दिए। पिताजी हमारी तरफ देखिए, हमसे कोनो गलती हुई का? हमने सुना फूफा हमरे बारे में कुछ कह रहे थे। हम माफी चाहते पिताजी, पर आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। परसों तीये की बैठक में फूफा को हम लेकर आएंगे, वो आ जाएंगे पिताजी, आप चिंता नहीं कीजिए। हम है ना, हम सब ठीक कर देंगे। गुड्डू को परेशान देखकर मिश्रा जी ने सर उठाकर उसे देखा और उसका गाल थपथपाकर वहां से चले गए। मिश्रा जी को इतना शांत देखकर गुड्डू का मन और बेचैन हो गया। गुड्डू ने देखा सब घरवाले वहां मौजूद थे, उनमें शगुन के घरवाले भी शामिल थे। गुड्डू वहां से चला गया, ये देखकर शगुन उसके पीछे आई। गुड्डू पीछे आंगन में आकर फफक कर रो पड़ा। शगुन ने देखा तो वह गुड्डू के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, गुड्डू जी आप रो रहे हैं? गुड्डू रोते हुए पलटा और शगुन के गले आ लगा। वह रोते हुए शगुन से कहने लगा, जरूर फिर से हमसे कोनो गलती हुई है शगुन, और हमरे किसी गलती की वजह से फूफा ने पिताजी से झगड़ा कर लिया। पर तुम वो देखी ना उनका प्यार हमरे बारे में, फिर भी कुछ गलत नहीं सुन पाए। हम कभी नहीं सुधर सकते शगुन, कभी नहीं सुधर सकते। अम्मा के चले जाने का सबसे दुखी घर में सिर्फ पिताजी को है। उनका दर्द हम में से कोई नहीं बांट सकता, और उसके बाद भी फूफा सबके सामने उनको जलील करके चले गए, वो भी हमारी कोनो गलती की वजह से। हम बहुते बुरे इंसान है यार शगुन, बहुते बुरे इंसान है। शगुन ने गुड्डे के चेहरे को अपने हाथों में लिया और उसे शांत करते हुए कहा, गुड्डू जी मेरी बात सुनिए, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने गलती की है? हमें नहीं लगता फूफा जी आपके यहाँ किसी भी वजह से पापा जी से गुस्सा हुए होंगे। ये उनके आपस का मामला है, आप बेवजह खुद को दोष मत दीजिए। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त घर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन जल्दी ठीक हो जाएंगे। दादी को दिन पूरे होने में अभी 13 दिन बचे हैं, वो हो जाएंगे। फिर आप बैठकर बात कीजिएगा पापा जी से, क्या पता वो आपको बता दे। लेकिन ऐसे कमजोर पड़ने से, खुद को गलत समझने से कुछ नहीं होगा। शगुन की बात सुनकर गुड्डू और जोर से रोने लगा तो शगुन ने कठोरता से कहा, चुप हो जाइए। गुड्डू एक टक शगुन को देखता रहा तो शगुन ने फिर कहा, हाँसू पहुंचिए।
गुड्डू ने अपने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में कहा, तुम ऐसे डांटा करो मत, हमें बिल्कुल मास्टर नहीं लगती हो, और हम तुम्हारे पति हैं, तुम्हारी क्लास के छात्र नहीं हैं। गुड्डू की मासूमियत देखकर शगुन मुस्कुरा उठी और गुड्डू के शर्ट के कॉलर को सही करते हुए कहा, पति हो या क्लास का छात्र, जब बात नहीं सुनता तो डांट लगानी पड़ती है। आप जाइए, घर में जो भी काम है वो देखिए, मैं माची को देख कर आती हूँ। शगुन पीछे हटी और जैसे ही जाने लगी, गुड्डू ने उसका हाथ पकड़ा और रोक कर कहा, शगुन थैंक यू, हमें ऐसे प्यार से समझाने के लिए। मेंशन नोट, वो अभी आपने क्या कहा था? हाँ, मास्टरनी हूं ना, तो अच्छे से समझाना आता है मुझे। शगुन ने कहा तो गुड्डू मुस्कुरा उठा और शगुन का हाथ छोड़कर उसे जाने का इशारा किया। शगुन वहां से चली गई और गुड्डू भी अपने काम में लग गया। गोलू सामान से भरी गाड़ी लेकर दुकान पर पहुंचा। वह गाड़ी से नीचे उतरा और देखा दुकान का लड़का बाहर बनी बेंच पर लेटा है और पास पड़े रिकॉर्डर में गाना बज रहा था और लड़का भी आंखें मूंदे गाने को गुनगुना रहा था। लाखों हसीनाएं मिली इस भीड़ में, पर आज से पहले कोई तुम सा ना मिला। ये कैसे कोई बकवास गाना है जो मैंने लिख दिया। गोलू ने टेप बंद किया और लड़के के पिछवाड़े पर एक जोरदार लात मारकर कहा, वहां मिश्रा जी ने धोया हमें बिना साबुन के, साले हमको गमछा ना मिला। लड़का बेंच से नीचे जा गिरा और हड़बड़ा कर उठा। उसने गोलू को वहां देखा तो घबरा कर उसके पास आया और मिमियाते हुए कहा, अरे गोलू भैया, आप, वो लाइट नहीं थी ना तो बहुत गर्मी थी अंदर, बस आपकी कसम हम अभी अभी लेटे हैं। हमारे पिताजी ने हमारे बाद कोनो औलाद पैदा नहीं की, काहे हमारी कसम खाकर हमें ऊपर पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहे हो? गोलू ने कहा। हम कुछ समझे नहीं भैया, लड़के ने असमझ की स्थिति में कहा। गोलू ने लड़के की गुद्दी पकड़ी और उसे ट्रक के पीछे लाकर सामान दिखाते हुए कहा, तुम्हारी कौन सी बुआ की मैयत में हल्दी मेहंदी का फंक्शन होता है बे? चले एक काम बोले रहे तुमको, उमा भी तुम हमारी तूतू करवा दिए, और गलती की भी तो कहाँ? मिश्रा जी के घर में। अरे जिनका खुद का कारोबार है उन्हीं को गलत सामान चिपकाई दिए। बेटा वो आदमी ना बस इंतजार करता है हमरे और गुड्डू भैया के गलती करने का। फिर लड़के ने मासूमियत से पूछा, बाटा की चप्पल गाल पे खाए हो कभी? गोलू ने कहा। नहीं भैया। लड़के ने फिर मासूमियत से कहा, आज शाम का प्रोग्राम बनाते हैं फिर चप्पल खाने का? नहीं। गोलू ने कहा। मतलब? लड़के ने पूछा। अरे मतलब की दुकान जैसे सामान उतारो गाड़ी से और तिये की बैठक का सामान डालो, वरना शाम तक मेरी तेर भी कर देंगे। गोलू ने कहा और लड़के के सर पर चपत मारकर बेंच की तरफ चला आया। सर पर बंधे सफेद गमछे को उतारकर गले में डाल लिया और बगल वाली टपरी पर चाय बना रहे लड़के से चाय देने को कहा। लड़का चाय रखकर चला गया। गोलू ने गिलास उठाया और जैसे ही एक घूंट भरा, एक आदमी ने आकर पूछा, का हो गोलू, चाय पी रहे हो? गोलू, जो कि आज सुबह से बोराया हुआ था, उसने उठकर आदमी को देखा और बड़े ही अफसोस भरे स्वर में कहा, नहीं, जहर पी रहे हैं, तुम पियोगे? पर जे तो चाह है। आदमी भी बकचोद था, उसने बकैती करते हुए कहा, हमका तो नाली का पानी लग रहा है। गोलू ने कहा, ए गोलू भैया, चाय तो हमका गाली दई दो पर हमारी चाय को कुछ ना गई हो। टपरी वाले ने कहा। गोलू ने घूमकर टपरी वाले से कहा, ऐसा है ना चाचा, चाय तो घटिया है ही आपकी, ऊपर से बीच में बोलने की टाइमिंग भी। लो खुद ही आकर पी लो। गोलू ने भरा ग्लास बेंच पर रखकर कहा और जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। हम पी लें? आदमी ने कहा जो अब तक गोलू को परेशान कर रहा था। एक काम करो, नहा लो इससे। गजब लोग हैं, मतलब मुंह का निवाला छीनते सुना था, साला यहाँ चाय तक छीन ले रहे। जब कानपुर ना रहे हो भैया। कहकर गोलू ने गले से गमछा निकालकर फिर से सर पर बांधा और निकल गया मिश्रा जी के घर के लिए। पर इस बार सामान बिल्कुल सही था। गोलू के पिताजी पिंकी के लिए चाट लेकर आए थे और पिंकी उन्हें गलत समझ बैठी। पश्चाताप के आंसू पिंकी की आंखों से बहने लगे। वह अभी भी दोनों हाथ में उठाए कमरे के दरवाजे पर खड़ी ही थी कि तभी गुप्ता जी वापस आए
और कहा, अरे बिटिया, ये गन्ने का जूस लाना भूल गए हम। जे गिलास तुम ले लो, जे गिलास गोलू की अम्मा को दे आते हैं, खुश हो जाएगी वो भी, नहीं? कहते हुए उनकी नजर पिंकी पर पड़ी। उन्होंने जब पिंकी की आंखों में आंसू देखे तो कहा, अरे का हुआ बिटिया, तुम्हारी आंखों में आंसू? चाट में मिर्च ज्यादा है का? अरे हम बोले रहे हो का थोड़ा तीखा कम रखो, लगता है सुने ना ही। इट्ठो काम करो, तुम वो ना खाओ, छोड़ दो। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, पिंकी ने धीरे से कहा। माफ कर दे? पर कहाँ है? कोनो बात है का बिटिया? आओ यहाँ आंगन में आओ, बताओ हमका का हुआ। गुप्ता जी पिंकी को लेकर हॉल में चले आए। उन्होंने पिंकी के हाथ से दोना और जूस का ग्लास लेकर नीचे रखा और कहा, अब बताओ का बात है? उस ससुरा गोलुआ कुछ कह रहे तुमसे, हमका बताओ, अब इलाज कर देते हैं उनका। पिंकी ने अपने आंसू पोंछे और गुप्ता जी को सारी बात बता दी, जो गलतफहमी उसे हुई थी और अपने पापा को उसने जो फोन लगाया था। गुप्ता जी ने सब सुना और कहा, अरे बिटिया, जे का तुम इतनी सी बात के लिए अपने पिताजी को फोन काहे मिला दी? और हम कौन सा गोलू को सच में बोल रहे थे, हम तो बस उसे चिढ़ा रहे थे और तुमका गलतफहमी हो गई। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, पिंकी ने नजरें झुकाकर कहा। कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसी कोई बात हो तो शर्मा जी को परेशान ना करना। कुछ चाहिए तो सीधा आकर हमसे मांगना। तुम्हारे और गोलुआ के अलावा हमरा है ही कौन जो खर्चा करेंगे? गुप्ता जी ने प्यार से कहा। आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछें? पिंकी ने डरते डरते कहा। हाँ पूछो, गुप्ता जी ने कहा। आप उन्हें इतना तंग क्यों करते हैं? मतलब हम जब भी उन्हें देखते हैं वो आपसे चिढ़े हुए रहते हैं? पिंकी ने पूछा। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, ये सभी लिए कि बाप बेटे के बीच का प्यार बना रहे, वरना आज के बखत माँ बाप बेटा आपस में बातें कहाँ करते हैं, जिम्मेदारियों के नाम पर बस भागते फिर रहे हैं सारे। हम कुछ समझे नहीं पिताजी, पिंकी ने कहा। बैठो बताते हैं। गुप्ता जी ने पिंकी को बैठने को कहा और खुद भी दूसरे सोफे पर उसके सामने आ बैठे। गुप्ता जी ने पिंकी को देखा और फिर नजरें हटाकर कहने लगे, गोलू हमारी इकलौती औलाद है। ओके बाद हमने कोई बच्चा ही नहीं किया। कहा है कि गोलुआ के पैदा होने के बाद गोलुआ की अम्मा पूरे 2 साल बीमार रही और डॉक्टर कह रहे कि दूसरा बच्चा करने से जान का खतरा है, तो हमने कोनो रिस्क ही नहीं लिया। उसके बाद गोलू ही हमारे लिए सब कुछ था। गोलू की अम्मा का मन रहा कि एक बेटी होती तो अच्छा रहता, तो हमने गोलुआ का नाम ही पिंकेश रख दिया। हो पिंकेश, तुम हो पिंकी, तभी तो तुम्हारे प्यार में पड़ गए गोलू महाराज। गलतियां करता है पर दिल का बहुत ही सीधा है। एक बार किसी को अपना मान लिए ना तो फिर जान दे देता है। ये छेड़छाड़ तंग करना जैसे वह हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है बिटिया। कहा है कि बस यही एक तरीका है जैसे गोलू से थोड़ी बातचीत हो जाती है, वरना तो दिन भर व्यस्त रहते हैं गोलुआ। तुम जूस पी लो, खराब हो जाएगा। कहते हुए गुप्ता जी उठे और दूसरा ग्लास लेकर वहां से चले गए। शायद अपनी आंखों में आई नमी को पिंकी को दिखाने से कतरा रहे थे। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 5। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां। हर हर महादेव।